हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, यानी कि 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो गया है, जो कि SSC GD और MTS को टारगेट करके करवाया जा रहा है। तो अगर आप उन सारी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उन सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए 250 क्वेश्चन का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है हर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि आधुनिक इतिहास का 250 क्वेश्चन करवा दिया गया है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का 250 क्वेश्चन करवा दिया गया है। ऐसे ही ये सीरीज आगे जाएगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को करवा दिया जाएगा। तो आप उन सारी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट उसका भी बना दिया गया है। और करंट करंट जो कि आजकल काफ़ी वेटेज रह रहा है करंट का, और जिसका करंट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका मतलब जॉब मिलना मुश्किल ही है। तो करंट के लिए SPD का जो बुक है उसका जो पूरा करवाया गया है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक, इम्पोर्टेंट उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है SPD वाला, आप लोग उसको सिर्फ उसको कर लीजिएगा। आपका करंट अफेयर लगभग 70 से 80% आप लोग क्वेश्चन करके आइएगा उन वीडियो को कर लेने के बाद। ठीक, तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाइए और अपना सारी चीज़ें रिवीजन करें, सारी चीज़ें पढ़ें। और चलिए अब हम वीडियो पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप लोग को खुद से आंसर पहले करने की कोशिश करना। ठीक, काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, उसको पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तब पता चलेगा कि इस प्रैक्टिस सेट में खासियत क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न था, तो इसमें 3 रत्न दिया हुआ है, एक अलग है, उसको छांटना है, यानी कि कौन नहीं होगा। ऑप्शन ए है बुद्ध, धम्म, संघ और निर्वाण। तो सीधा पता चल रहा है कि इसमें कौन नहीं होगा, तो निर्वाण नहीं होगा। बाकी बौद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक, तो आइए बौद्ध धर्म से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को जानते हैं जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि BC में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। ठीक, कुशीनगर में हुआ था। और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्कर्मण। ठीक, महाविनिष्कर्मण। और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान प्राप्ति वो बोध गया में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। निर्वाण, जिसे कि निर्वाण कहा गया है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि प्रथम उपदेश दिए थे उसको, उस घटना को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। जो बौद्ध भगवान सबसे पहले जो प्रथम उपदेश दिए थे, जो सारनाथ में दिए थे, उसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। सही, ठीक। और इनके जो मृत्यु है, मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं की बात कही है, जो कि 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न। सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या 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 है? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न। त्रिरत्न जो कि बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक, अष्टांगिक मार्ग पूछे तो ये आप लोग समझ जाइएगा कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और 4 आर्य सत्य ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और त्रिरत्न ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऐसे पूछ लेता है सवाल। प्रमुख संगीतियाँ। ठीक, प्रमुख संगीतियाँ की बात करें तो जो सब पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, बौद्ध धर्म की बौद्ध की पहली संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद है दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। ठीक, 250 ईसा पूर्व में। उसके बाद
चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, और यह पहली शताब्दी में हुआ था, यानी कि फर्स्ट एडी में हुआ था। ठीक, फर्स्ट एडी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। और बौद्ध साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य कौन है तो त्रिपिटक, जिसमें कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, और इसको पाली भाषा में रचना किया गया है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक को पाली भाषा में रचना किया गया है। संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो हीनयान, महायान और वज्रयान, ये 3 संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के। और ये जो हीनयान और महायान, ये बंटवारा इनका हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। जो बौद्ध धर्म था चतुर्थ संगीति के बाद 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर सवाल, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है सातवाहन, ऑप्शन सी है शक, ऑप्शन डी है चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सातवाहन। ठीक, तो भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू किया था। आइए हम उन सारी इंपॉर्टेंट प्रथाएं को देख लेते हैं, और कौन स्टार्ट किया था उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मौर्यों ने क्या क्या शुरू किया था, तो गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का शुरुआत कौन किया था, जिसे कि गौड़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचर विभाग के। और विष्टि, विष्टि का मतलब होता था बिना वेतन का काम या बेगारी, जिसे कि बिना वेतन का काम को क्या कहा जाता था, बेगारी कहा जाता था। ये बिना वेतन का किया जाता था, तो ये मौर्यों ने स्टार्ट किया था। गुप्तों ने क्या क्या किया था, तो अग्रहार मतलब कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना, अग्रहार यानी कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना, ये ब्राह्मणों ने ही शुरू किया था। और सती प्रथा का शुरुआत ये गुप्त काल में ही हो गया था, सती प्रथा का प्रारंभ गुप्त काल में हो गया था। और इसकी जो साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से पता चलता है, एरण अभिलेख से पता चलता है। सतवाहन, मार्त मार्त नाम यानी कि नाम के आगे माँ का नाम लगाया जाता था। सतवाहनों में माँ के आगे, नाम के आगे माँ का नाम लगाने का प्रथा कौन, सतवाहनों ने शुरू किया। और सबसे पहले भूमि दान देना शुरू किया कौन, सतवाहनों ने सबसे पहले भूमि दान। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, किस वंश ने शासक ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा सतवाहन। लेकिन भूमि दान देने की प्रथा गुप्तों ने ही शुरू कर दिया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गुप्तों ने ही शुरू कर दिया था। ठीक, भूमि दान देने की प्रथा, ये ऑप्शन के हिसाब से सतवाहन हो जाएगा। ठीक, शक, शक ने क्या किया, छत्र प्रणाली यानी कि राज्यों को गवर्नरों में बांटना, राज्यों को गवर्नरों में बांटना, यानी कि अलग अलग उसमें राज्य रहते थे, उसके लिए एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था। ठीक, चोल, स्थानीय चोल जो प्रथा शुरू किए थे, स्थानीय स्वशासन का जनक चोलों को माना जाता है। ठीक, स्थानीय स्वशासन पहले चोलों के शासन काल में देखा गया, और इनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी। ठीक, स्थानीय स्वशासन कौन, चोल। शकों ने राज्यों को गवर्नरों में बांटा, और सतवाहनों ने न माँ, अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाया, और सबसे पहले भूमि दान देने की शुरुआत यही की। और ये गुप्त वाले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने शुरू किया था। और पहली बार एरण अभिलेख में इसका सती प्रथा का उल्लेख मिलता है कि गुप्त ने सती प्रथा का प्रारंभ किया था। उसके बाद इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा कौन शुरू किया था, तो इल्तुतमिश, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। वेतन के बदले भूमि देना, इक्ता का मतलब होता था वेतन के बदले भूमि देना। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। इसको सिजदा मतलब कि सुल्तान को झुककर सलाम करना, और पैबोस मतलब कि सुल्तान का पैर चूमना। उसके बाद मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था, और यह सैन्य प्रशासन से संबंधित था। मनसबदारी प्रथा सैन्य प्रशासन से संबंधित था। उसके बाद है दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री द्वारा भू राजस्व के लिए शुरू किया गया था। दहसाला प्रणाली किसके कौन शुरू किया था, तो राजा टोडरमल, ये अकबर के वित्त मंत्री यानी कि अकबर के नवरत्नों में से ये जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, इन्होंने शुरू किया था दहसाला प्रणाली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
3 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1915 और ऑप्शन डी है 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक, 1885 में हुआ था। आइए कांग्रेस से संबंधित सारी चीज़ों को देख लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा। ठीक, ए ओ ह्यूम द्वारा हुआ था। यह एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था। जो ए ओ ह्यूम था ये सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था। इसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष जो पहली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें कुल प्रतिनिधि भाग लिए थे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय था, जब ये कांग्रेस की स्थापना हुआ था, डफरिन था। ठीक, डफरिन था, उस टाइम पे डफरिन था। अब हम लोग देख लेते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन कौन हुए। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। अभी जो पहला अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। ये 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा, सबसे युवा अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सरोजिनी नायडू। 1917 में एनी बेसेंट कोलकाता के। और 1988 में इलाहाबाद के जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसके जॉर्ज यूल जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयबजी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। व्योमकेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। और चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रमुख जो ऐतिहासिक अधिवेशन यानी कि उस अधिवेशन में हुए महत्वपूर्ण कार्य जो पूछता है, तो 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था। ठीक, 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। उसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो रास बिहारी घोष ने। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने, 1907 के रास बिहारी घोष ने। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता BN धर ने किया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इसमें जन गण मन जो है राष्ट्रगान, इसको गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया है। एक 1896 में और एक 1911 में। ठीक, 1896 के रहमतुल्लाह अध्यक्षता की थी और 1911 के BN धर। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पूरा पैक यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी में नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने किए थे। 1924 के बेलगाम अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, वो था 1924 के बेलगाम अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। 1929 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसमें कि
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यानी कि अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उसके बाद है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक। और राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। ठीक। इस अधिवेशन में क्या किया? तो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। और 1947 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो ये स्वतंत्रता के समय का अधिवेशन था। इसी वर्ष क्या होता है? भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक। और इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। 1947 के स्वतंत्रता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो जेबी कृपलानी। ये पूछ लेता है कि स्वतंत्रता के टाइम जो 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, जेबी कृपलानी। तो अब एक भी कांग्रेस से आप लोग का सवाल नहीं छूटेगा। ठीक। एक भी कांग्रेस का सवाल नहीं छूटेगा। सारा चीज का मैंने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। चलिए तो हम लोग महत्वपूर्ण संगठन जितने भी स्थापित हुए थे उन सारी को देख लेते हैं। जैसे कि आत्मीय सभा का जो स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने 1815 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828। तत्वबोधनी 1839 देवनाथ टैगोर। तत्वबोधनी 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधनी और 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम वलातस्की व कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब हुआ था? तो 1875 में मैडम वलावतस्की और कर्नल अलकाट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। मुस्लिम लीग 1806 आगा खान सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग 1906 आगा खान सलीम उल्लाह द्वारा। गदर पार्टी 1913 लाल हरदयाल और काशीराम। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, ज्यादा लाला हरदयाल ऑप्शन में रहता है, और काशीराम। उसके बाद है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। ठीक। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर मतभेद हुआ था, तो इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1939 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर सवाल है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है एम अनंत शयन अयंगर, यानी कि एम ए अयंगर, या फिर जीबी मावलंकर, या फिर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी के सोमनाथन। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। तो भारत के प्रथम सभी अधिकारी को देख लेते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश के प्रथम भारत मुख्य न्यायाधीश। प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। तो कौन? हरिलाल कानिया। हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। प्रथम सीजीआई हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। प्रथम महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। प्रथम महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। 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 उसके बाद है महिला। महिला हम लोग देखते हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री भी प्रथम थी। उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की। तो प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सरोजनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। तो जितने भी प्रथम संवैधानिक अधिकारी थे सबको बता दिए, एक भी प्रश्न ऑप्शन इससे नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? भारत के किस संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान में इसका प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 4 के ए, ऑप्शन सी है भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 के ए। मौलिक कर्तव्य 4 के ए है। अभी कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले कितने थे? तो 10 थे। ठीक, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो आइए इनसे जुड़ी सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अभी क्या देखेंगे? सभी भाग को देखने वाले हैं, भाग 1 से लेकर भाग 20 तक, जो कि इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के ये मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के ये मौलिक कर्तव्य, और इसमें अनुच्छेद भी 51 के ए है। भाग 5 संघ, भाग 5 में संघ है, और इसमें राष्ट्रपति पीएम आदि आते हैं, जो कि संघ के कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 5, और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 राज्य, भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका। भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका, जो कि 152 से लेकर 237, 152 से लेकर 237, 152 से लेकर 237। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। भाग 8 में है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, इस चीज में ध्यान रखिएगा। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो भी कार्यपालिकाएं हैं या फिर उससे जुड़े प्रशासक हैं, उन सब का है भाग 8 में। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में है पंचायत, अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक, 243 के ओ तक। उसके बाद है भाग 9 के ए। भाग 9 के ए में नगर पालिका है। भाग 9 के ए में नगर पालिका है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। उसके बाद है भाग 11। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, भाग 11। और 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263। भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन 224 से लेकर 229 के 324 से लेकर 329 के तक। भाग 17 राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन। तो ये इंपॉर्टेंट सभी भाग थे। आई होप आप लोग का सारी चीजें क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो आइए बात के कार्यपालिका से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, संघ के कार्यपालिका, ठीक, जो कि भाग 5 में है, और इसका जो राष्ट्रपति होता है ये प्रमुख होता है। ठीक, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, यानी कि सीजीए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं किसको? तो राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है, और ये संघ के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उपराष्ट्रपति, ये सभी संघ के कार्यपालिका से संबंधित आते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो संघ के कार्यपालिका से। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है? तो 52 से लेकर 62 में। 52 में क्या है? नियुक्ति। और 61 में ध्यान रखिएगा, 61 में है क्या बोलते हैं, और 61 में महाभियोग, हाँ, महाभियोग की बात करी गई 61 में, यानी कि हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है 63 से 71, अनुच्छेद 63 से लेकर 71, अनुच्छेद 63 से लेकर 71, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आपको पता होगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सॉरी उपसभापति बोल रहे हैं, सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 74-75, प्रधानमंत्री आर्टिकल 74-75, और ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख पूछे तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक, ये भारत सरकार का मान लीजिए वकील है। ठीक, संघ कार्यपालिका का क्या है? ये वकील है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका जिसका कि प्रमुख राज्यपाल होता है, और ये भाग 6 में है। ठीक, राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है, इसका प्रमुख राज्यपाल होता है, और यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख, जैसा कि मैंने बताया, और यह राष्ट्रपति द्वारा, हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। तो ये जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होते हैं, यानी कि इनका जो नॉर्मल कार्यकाल होता है यानी कि 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इनका कार्यकाल बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल का कार्यकाल बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक, तो इनका फिक्स कार्यकाल नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री, ये राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख, जैसे कि प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। उसके बाद महाधिवक्ता, जैसे संघ में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। राज्य में क्या क्या होता है? महाधिवक्ता, जो कि आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 165, आर्टिकल 165। और राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार यही होता है, जैसे कि भारत सरकार के सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी, वैसे राज्य सरकार के महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर सवाल है, निम्न में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? निम्न में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्रकलन समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, और ऑप्शन डी है याचिका समिति। तो कौन सा ऐसा समिति है जिसमें कि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति, यानी कि बी, प्रकलन समिति में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो आइए हम लोग प्रमुख संसदीय समिति को देख लेते हैं, इसमें कि कौन कहाँ से उसके सदस्य आते हैं। चलिए उनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, समिति का नाम है, सदस्य का संख्या है, और कहाँ से लिए गए हैं वो है, और मुख्य कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जिसके कि कुल सदस्य 22 होते हैं। लोक लेखा समिति का कुल सदस्य कितना होता है? 22 होता है, जिसमें कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। 15 कहाँ से? लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति का ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति ये जुड़वा भाई बहन है। ठीक, जुड़वा भाई बहन है। तो इसमें 22 सदस्य, इसमें 23 सदस्य, इसमें 22 सदस्य, इसमें 30 सदस्य, इसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, लेकिन इसमें 300 लोकसभा से, 300 लोकसभा से, राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं। और लोक लेखा समिति क्या करता है कि सीएजी का रिपोर्ट की जांच करता है।
सीएजी जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, सारा वित्तीय चीजों को, वित्तीय जो होता है भारत का वित्त से संबंधित सारी चीजें का देख रेख कौन करता है? तो सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक। तो उसका रिपोर्ट जो देता है तो उसकी जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष के नेता होता है। यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष से इसका, ठीक। प्रकलन समिति समझ गए? तो इसमें कुल 30 सदस्य, जो कि 30 के 30 लोकसभा से, और यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति को ध्यान रखिएगा, यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 30 सदस्य हैं और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट समिति है जो कि है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, जो कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। और यह सरकारी कंपनियों के खाते और रिपोर्टों की जांच करता है। सरकारी कंपनी जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी, ये सभी कुछ और है। तो इन सारी कंपनियों का जो खातों का रिपोर्ट का जांच कौन करता है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक। जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उन सभी का जांच कौन करता है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति करता है। उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, ठीक। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ठीक। 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विभागीय अस्थायी समिति। इनमें वर्तमान में कुल 24 सदस्यों की संख्या है। विदेशी विभागीय अस्थायी समिति में सदस्यों की संख्या 24 है, जिसमें कि 16 कहाँ से? तो लोकसभा से, और 8 राज्यसभा। 16 लोकसभा, 8 राज्यसभा, और इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा। और भी क्या है यहाँ पे समझना है, जो विभागीय अस्थायी समिति है, वर्तमान में इसमें 24 सदस्य ही है, लेकिन इसमें 31 सदस्य होते हैं, ठीक। 31 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? तो 24 सदस्य है। और इसमें क्या है कि 21 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के। वर्तमान में तो 16 लोकसभा के और 8 राज्यसभा के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? ग्रह पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? थोड़ा सा इधर बोला जा रहा है, ठीक। देखो भाई, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है भाई। पहले सारा चीज रेडी करो, फिर उसको अच्छे से प्रिपरेशन करो कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। और क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो भाई जनता एकदम से भड़क जाती है कि वो भाई गलती हो गया। अरे भाई, गलती इंसान से ही होता है, ठीक ना। हम भगवान तो है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें मालूम रहता है उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होने जाता है और गलत बोला जाता है, ठीक। तो ऐसा होता है। तो इस वजह से काफी यार मेहनत लगती है, और तुम लोग की वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक। यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में बताओ। अगर पसंद नहीं भी आ रही है तो मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं, उसको सुधारूंगा। या फिर बोल दो कि हाँ तुम वीडियो मत बनाओ, तुम्हारी वीडियो कोई काम का नहीं रहता। तो वो भी चीज भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो इतना सारा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक। जब तक कि आप लोग मेरी टैलेंट पहचान नहीं लेते हो। ओके, चलो। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पृथ्वी। ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है क्या? बृहस्पति, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी। जो हम लोग का पृथ्वी है उसका घनत्व तो सब ग्रहों से अधिक है, ठीक। क्योंकि देखो, ग्रह, कोई भी ग्रह पर रहना तभी पॉसिबल होगा जब उसका घनत्व अधिक होगा। यानी कि घनत्व का मतलब कि अब कोई घनत्व अगर कम होगा तो मतलब तो पृथ्वी पर रह ही नहीं पाएंगे। जैसे कि घनत्व कम का मतलब कि कोई भी, जैसे ठोस द्रव आप लोग पढ़े होंगे, तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो सॉलिड चीज पे कुछ भी रहना पॉसिबल हो सकता है। पानी में रहना पॉसिबल है, या फिर हवा में रहना पॉसिबल है। तो वैसा होना चाहिए स्थल रहने के लिए, सॉलिड जैसा, तो वहां पर रहना पॉसिबल है। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए? घनत्व ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग का पृथ्वी का सभी ग्रहों से घनत्व ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जीवन पॉसिबल है और यहीं पर जीवन है।
तो चलिए ग्रहों से संबंधित सारी चीजें को हम लोग देख लेते हैं। बुध, बुध ग्रह सबसे पहला, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो आदमी सोचता है कि अरे भाई सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो बुध है, तो यही ना गर्म होगा, क्योंकि अब इतना सूर्य हॉट है तो उसके पास में जो रहेगा वही ना हॉट होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं, ये कतई झूठा है। कौन सबसे गर्म है तो शुक्र है। कौन है सबसे गर्म तो शुक्र है, ठीक है। तो बुध और शुक्र के बारे में जान जाते हैं। तो बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास है। सबसे छोटा भी है और सबसे पास है, ये चीज ध्यान रखना है बुध के बारे में। ये सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक शुक्र, ये सबसे गर्म। और इसे भोज का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा, जो कुछ भी रिश्ता नाता है ये सभी शुक्र, पृथ्वी का शुक्र से ही है, ठीक है। जो भी रिश्ता नाता है पृथ्वी का शुक्र से ही है, ठीक। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी एक गैनीमेड, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका उपग्रह है तो बृहस्पति का। और बृहस्पति, बृहस्पति भी सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, शनि ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें बला यानी कि एक रिंग्स इसका रहता है, रिंग्स चारों तरफ से रिंग से घेरा घिरा रहता है। और इसका एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इसका मात्र उपग्रह क्या है तो टाइटन है, ठीक। अरुण, अरुण क्या है तो इसे लेटा हुआ ग्रह और ये ठंडा ग्रह है, ठीक। अरुण क्या है कि सूर्य से बहुत दूर है, ठीक। सूर्य, अरुण और वरुण जो है ना, ये सूर्य से बहुत दूर है, ठीक। पहले क्या है बुध है, ये मान लो यहाँ पर सूर्य है, ठीक। उस, तो यहाँ पर बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। तो देखो ये सूर्य से सबसे दूर है अरुण वरुण, ठीक। तो ये क्या होगा कि ठंडा होगा कि नहीं होगा, जो पास में सूर्य का है वही ना गर्म होगा। तो इस ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद है बिना उपग्रह वाला ग्रह। अगर पूछे बिना उपग्रह, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है तो चांद, ठीक। पृथ्वी का उपग्रह कौन है तो चांद। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। सॉरी, बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। और देखिए घूमने के हिसाब से देखिए, क्योंकि सब सभी ग्रह क्या करता है कि घूमता है, ठीक। उसका घूमने से जो होता है, खुद एक परिक्रमा करता है अपनी अक्ष पर जो घूमता है। तो वो क्या करता है कि जैसे हम हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमेगा तो वो क्या होगा, हम लोग का रात दिन होता है, ठीक। घूमेगा तो रात दिन यानी कि दिन बदलेगा। और ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है ग्रह, तो क्या होता है कि साल बदलता है। कोई भी ग्रह का जो सूर्य का परिक्रमा करेगा तो साल बदलेगा, और अपनी अक्ष पर जो एक एक बार चक्कर लगा लेगा तो क्या बदलेगा, दिन बदलेगा, ठीक। तो जो ये क्या है कि शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण है, जो कि ये सभी ग्रह का उल्टा घूमता है, ठीक। ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूमता है कौन तो शुक्र और अरुण। बाकी सब पश्चिम से पूर्व। सभी ध्यान रखना है, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व अलावे किसका तो शुक्र और अरुण के। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी पश्चिम से पूर्व, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर है तो जो मंगल है, यहाँ पे मंगल है और ये बृहस्पति है, तो इसके बीच में क्या है तो क्षुद्र ग्रह है, ठीक। इसके बीच में ये सब छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक। क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसे कि उल्का पिंड कहा जाता है, उल्का पिंड, ठीक। और सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है भाई, जैसे हम लोग के पास तो मात्र एक ही है चंद्रमा। और सर्वाधिक किसके पास है तो शनि के पास है। तो शनि के पास हम लोग के जैसे चंद्रमा बहुत सारा है, ठीक। अब इधर हम लोग देखेंगे घटते क्रम, घटते क्रम में यानी कि आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक। बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि उससे छोटा, अरुण वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। तो कर्क रेखा बोल रहा है कि कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नेपाल, क्योंकि म्यांमार से होकर भी गुजरती है, बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है, भारत से होकर भी गुजरती है। तो आइए और सारे देशों को देख लेते हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो देखिए एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। तो एशिया के जो देश है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। भारत में कितने सॉरी एशिया में कितने देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। भारत में कुल सॉरी एशिया में कुल 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के देश के देखें तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा। और उत्तरी अमेरिका का है मैक्सिको और बहामास। इतने ही देशों से क्या होता है कि कर्क रेखा गुजरता है। अगर महाद्वीप में पूछे तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर कर्क रेखा गुजरता है और उन सारी देशों का इसमें नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस सेल में पौधों और जानवरों के जिस जीवाश्म होता है? किस सेल यानी कि चट्टान में पौधों और जानवरों के जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है अगन्य चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है अंतर्भेदी अगन्य चट्टान और ऑप्शन डी है बहिर्वेदी अगन्य चट्टान। देखिए अगन्य चट्टान होता है जो 2 प्रकार का होता है। एक जो पृथ्वी के अंदर जो सेल बन जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो सेल बन जाता है उसे एक अंतर्भेदी चट्टान कहा जाता है। मान लीजिए पृथ्वी का परत है, इसके नीचे जो चट्टान बने हुए हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग? अंतर्भेदी चट्टान। और जो पृथ्वी के बाहर सेल बनते हैं, और ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो मैग्मा से होता है। जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है उसी से होता है इसका अगन्य चट्टान का निर्माण। ठीक, तो इसे बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। तो जो ऊपर वाला होता है पृथ्वी के सतह के ऊपर वाला, ये बहिर्भेदी होता है, और अंतर्भेदी पृथ्वी के अंदर वाला। ठीक, तो ऐसे आप लोग समझिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अवसादी चट्टान हो जाएगा। जो अवसादी चट्टान है इसी के परतों में पौधों और जानवरों के जीवाश्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग चट्टान के बारे में सारी चीजें जान लेते हैं। अगन्य चट्टान, अगन्य चट्टान ये प्राथमिक चट्टान इसको कहा जाता है, और यह लावा या मैग्मा के जमने से बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लावा या मैग्मा जो कि पृथ्वी के अंदर रहता है उससे बनते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक, जीवाश्म। और अगन्य चट्टान के उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, जैसे कि काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी बनती है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कौन सा चट्टान है? तो अगन्य चट्टान। ग्रेनाइट बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट अगन्य, ग्रेनाइट बेसाल्ट अगन्य। अवसादी, अवसादी चट्टान ये परतदार चट्टान होती है। ठीक, परतदार चट्टान होती है जिस कारण इसमें क्या होती है कि जीवाश्म में पाया जाता है, और यह अवसादों से जमा होता है। अवसादों के जमाव से किसका निर्माण होता है? तो अवसादी चट्टान का, जिसमें कि जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम आदि पाए जाता है। ठीक, जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम आदि पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना और कोयला। उसके बाद एक होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान ये अवसादी और अगन्य चट्टान का ही रूपांतरित रूप है। ठीक, और रूपांतरित चट्टान ये कैसे इसका निर्माण होता है? तो ताप एवं दाब के कारण, अधिक ताप एवं अधिक प्रेशर के कारण इनका अगन्य चट्टान का जो परिवर्तन हो जाता है, अधिक ताप और दाब के कारण जो जो भी परिवर्तन होता है उसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक, तो देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो कि एक अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर, इसका जो परिवर्तन होता है ये संगमरमर कहलाता है। अवसादी सॉरी चूना पत्थर का रूपांतरण रूप क्या कहलाता है? तो संगमरमर। ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप नीस कहलाता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप नीस कहलाता है। और बलुआ पत्थर का क्वार्टज, बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टरजाइट कहलाता है। और सेल का रूपांतरित रूप स्लेट। ठीक, सेल का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो स्लेट कहलाता है। सेल क्या है? अगन्य चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर सवाल है, ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? जो कि अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि
वहाँ पर उद्गार हमेशा होता रहता है, ठीक, हमेशा उद्गार होता रहता है। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए है हवाई द्वीप, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कोलंबिया, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो बताना है वहाँ पर अधिक से अधिक ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, तो वो क्षेत्र है जापान में, ठीक। कहाँ पर है? तो ये जापान में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जापान में है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी से संबंधित सारी चीजें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडोनेशिया, यह विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, अच्छा मिस्टेक, वो जो ऑप्शन के हिसाब से था जापान, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से जापान था, क्योंकि पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, उसके बाद चिली, चिली जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है, चिली जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। उसके बाद इंडोनेशिया विश्व में प्रथम स्थान सक्रिय ज्वालामुखी के आधार पर है, और जापान तीसरे नंबर पर आता है, ठीक। जापान के जो प्रशांत क्षेत्र है, प्रशांत सागर के, ये तीसरे नंबर पर आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में, ठीक। तो सबसे नंबर 1 पर है विश्व में इंडोनेशिया, उसके बाद चिली, उसके बाद जापान है। और जो यूएसए का हवाई द्वीप है, यहाँ पर किलाउ ज्वालामुखी है, किलाउ ज्वालामुखी जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है किलाउ ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है, ठीक। तो सबसे अधिक जो पूछेगा देश, सबसे अधिक सक्रिय देश ज्वालामुखी में कौन है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। और बैरन द्वीप, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक। बैरन द्वीप एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, कहाँ पर? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट किलाउ, माउंट किलाउ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाउ कहाँ पर है? यूएसए हवाई द्वीप में, यूएसए हवाई द्वीप में है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे माना जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहेगा तो स्ट्राम्बोली हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली सीमा पर है, अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है, ठीक। महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र हो गया। चिली 2 नंबर पर, जापान 3 नंबर पर, और जो यूएसए हवाई द्वीप है, यहाँ पर किलाउ दुनिया का सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाउ, सबसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस सेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी महाद्वीप ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? मठ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन ए है रूमटेक, ऑप्शन बी है किए, ऑप्शन सी है हेमिस, ऑप्शन डी है ताबो। हेमिस तो लद्दाख में है, बताना है कि सिक्किम में कौन सा मठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मठ, रूमटेक, रूमटेक, ठीक, रूमटेक। तो आइए मठ से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आदि शंकराचार्य ने 4 हिंदू मठों का निर्माण करवाया था, 4 हिंदू मठ का निर्माण करवाया था। उत्तर में जयोतिर्मठ, जयोतिर्मठ उत्तर में कहाँ पर ज्योतिर्मठ का निर्माण करवाया था? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। कौन? तो ज्योतिर्मठ कहाँ पर है? बद्रीनाथ उत्तराखंड। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कहाँ पर? तो कर्नाटक चिक्कमगलूर में, कर्नाटक चिक्कमगलूर में श्रृंगेरी मठ है। कहाँ पर? तो दक्षिण में। पूर्व में गोवर्धन मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा में। उसके बाद पश्चिम में शारदा मठ है, पश्चिम में है शारदा मठ जो कि द्वारका गुजरात में है, द्वारका गुजरात में है। तो ऐसा ही याद रखना है कि ज्योतिर्मठ कहाँ पर है? उत्तराखंड, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, गोवर्धन मठ उड़ीसा, शारदा मठ गुजरात, ठीक, शारदा मठ गुजरात, शारदा मठ गुजरात। और कुछ प्रमुख मठ हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तवांग मठ, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में और भारत का सबसे बड़ा मठ है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन है? तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और हेमिस या थिक्स, हेमिस या थिक्स लद्दाख में है, हेमिस या थिक्स मठ लद्दाख में है। रूमटेक सिक्किम में है, रूमटेक सिक्किम में है। ताबो, ताबो या फिर के इसको कहा जाता है, के कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। ताबो या के हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। नामद्रोलिंग, नामद्रोलिंग कर्नाटक में है, नामद्रोलिंग, नामद्रोलिंग कर्नाटक, नामद्रोलिंग कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
14 नंबर सवाल है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मखली गोसाल, ऑप्शन बी है वासुबंधु, ऑप्शन सी है उपगुप्त और ऑप्शन डी है दिगनाग। ऑप्शन डी है क्या? तो दिगनाग। उपगुप्त से चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक, सॉरी जैन धर्म की। उपगुप्त से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मौखली गोसाल। तो आइए हम लोग संप्रदाय से संबंधित सारी चीजें देख लेते हैं। तो प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो भारत में आजीवक संप्रदाय देखिए, जिसका कि संस्थापक मौखली गोसाल और इसके जो अनुयायी थे मौर्य शासक थे बिंदुसार भी इसी के अनुयायी थे। मौर्य शासक बिंदुसार, सॉरी यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि मौर्य शासक जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य शासक बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। ये पूछता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने। इसके बाद बुद्ध संप्रदाय का जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैन महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक क्या माना जाता है? महावीर स्वामी को। लेकिन जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? तो ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस। पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है लकुलिस है और यह शिव संप्रदाय का ही सबसे प्राचीन रूप है। शिव संप्रदाय का ही सबसे प्राचीन रूप है। कौन? तो पशुपत संप्रदाय। लिंगायत या बसवाना, लिंगायत संप्रदाय का जो संस्थापक है बसवाना है, बसवाना। अब हम लोग देखेंगे 6 दर्शन, ठीक, 6 दर्शन और उसका प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। योग के महर्षि पतंजलि। योग के प्रतिपादक है महर्षि कपिल। न्याय के महर्षि गौतम। वैशेषिक के महर्षि कणाद। मीमांसा के महर्षि जैमिनी। वेदांत के बदरायन। सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बदरायन। फिर से एक बार बोलो, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बदरायन। ठीक, बार बार बोलो, याद होगा। प्रमुख भक्ति मत की बात करें तो अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। इसमें आत्मा और ब्रह्मा एक है। इसमें कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मा एक है, ठीक। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। 15 नंबर सवाल है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बल और त्वरण, ऑप्शन बी है क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है जड़त्व और ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। तो प्रथम गति का नियम पूछ रहा है, तो प्रथम गति का नियम हो जाएगा सी जड़त्व। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा, बल और त्वरण दूसरा, संवेग संरक्षण तीसरा, ठीक। तो प्रथम क्या हो जाएगा? जड़त्व सी। तो आइए न्यूटन के नियम से संबंधित सारी चीजों को देख लेते हैं। तो प्रथम नियम, यह जड़त्व का नियम कहा जाता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी कि कोई वस्तु अपनी स्थिति या विराम खुद नहीं बदलता, यानी कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, वो जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वो अपने गति में रहेगा। उसके बाद अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, ठीक, विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। उदाहरण, बस रोकने पर यात्री आगे झुकना। जब बस रुकता है यानी कि जो यात्री है, बस पर बैठा हुआ यात्री, वो अपना गति में रहता है। जब बस रुक जाता है तो शरीर क्या होता है कि आगे की ओर झुकता है, यानी कि जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का शरीर जब बस में बैठे रहते हैं तो आगे की ओर झुकता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है आगे की तरफ गति में रहता है, तो आगे की ओर झुकता है। तो ये प्रथम गति के नियम का अनुसार ऐसा होता है। दरी झाड़ने पर धूल का निकलना, ये भी प्रथम नियम के उदाहरण है। इससे बल का परिभाषा मिलता है, ठीक, प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है।
प्रथम नियम से क्या मिलता है, तो बल का परिभाषा मिलता है। द्वितीय नियम, इसे संवेग का नियम कहा जाता है। संवेग का नियम कहा जाता है, यानी कि बल संवेग परिवर्तन दर के बराबर है। बल जो है संवेग परिवर्तन दर के बराबर है और इससे बल का सूत्र मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है, यानी कि F बराबर m है, यानी कि फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। कैच पकड़ते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे खींचना, कैच पकड़ते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे खींचना, ये द्वितीय नियम का उदाहरण है। ठीक, तो खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, ताकि उसे चोट ना लगे। ठीक, थोड़ा उस गेंद की गति को क्या करता है कि गति को नहीं, उसके जो समय को बढ़ा देता है। ठीक, ताकि वो धीरे धीरे उसको उसका जो वेग है वो कम हो जाए। ठीक, तो ये द्वितीय नियम के अनुसार होता है और इसके बल का हाँ ये तो हो गया, द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है। ठीक, अब आओ तीसरा नियम हमको समझाते हैं। तीसरा नियम क्या है, तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, अगर तुम किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो उधर से एक थप्पड़ मार दिया तो समझो कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हुआ है। ठीक, अगर तुम किसी को एक थप्पड़ मार रहे हो और ऊपर से उधर से भी एक थप्पड़ लग गया तो समझो कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हुआ है। कहने का मतलब है कि आप किसी को बल लगाते हैं, ठीक, कोई भी वस्तु को बल लगाते हैं तो वापस वो वस्तु भी आपके तरफ उतना ही बल लगाता है जितना कि तुम लगाते हो। ठीक, जितना बल तुम लगाओगे वस्तु उतना ही बल लगाएगा। ठीक, अब तुम देखो क्या करना, दीवार पे जाना और दीवार को एक थप्पड़ मारना। ठीक, दीवार को एक थप्पड़ मारना तो तुम्हारे हाथ में भी जितना उतना ही चोट लगेगा जितना कि उस दीवार को लगा है। ठीक, तुम्हारे हाथ में उतना ही चोट लगेगा जितना कि दीवार को चोट लगा है। ठीक, लेकिन दीवार को दर्द नहीं होता, लेकिन तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। ठीक ना, तो थोड़ा धीरे ही मारना, जोर से नहीं, नहीं तो हाथ भी टूट जाएगा। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है। ठीक, तो हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक, ये तीसरा नियम कहता है, जैसे कि रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली चलने पर पीछे झटका लगना। जैसे बंदूक आगे निकलता है तो जितना गति से वो आगे निकलता है वैसे ही हम लोग का शरीर जो है ये पीछे की तरफ झटका लगता है। और तैरना, तैरने में भी न्यूटन के तीसरा नियम का उपयोग किया जाता है। तो उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, उदाहरण से पूछ लेता है और उदाहरण में क्या करना है कि थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना है। ठीक ना, दिमाग लगाना है। अब मान लो कोई भी, अब इतना सीधा सीधा तो रॉकेट का उड़ना, बंदूक का गोली चलाना ऐसा तो नहीं दे देगा। देखो साइंस क्या है, साइंस को समझो तो ये जो भी हम लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी अपना जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं, उन सारी चीजों को ही क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। तो जो भी साइंस में पूछेगा समझो कि तुम्हारे जीवन से रिलेटेड है, तुम उस चीज को एक्सपीरियंस किए हो। ठीक, थोड़ा सा बस सोचने की बात है। ठीक, तो अगर आप लोग को कंसेप्ट पता रहेगा साइंस के बारे में कि न्यूटन के तीसरा नियम क्या कह रहा है, तो न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है। तो अगर आप लोग का एग्जाम्पल दिया रहेगा तो एग्जाम्पल में देखना है कि कहाँ पर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है तो दूसरा होगा, नहीं तो हो रहा है तो ये न्यूटन का तीसरा नियम का ही बात कर रहा है। तो ऐसे समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर सवाल है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट, अब डिटर्जेंट पता है डिटर्जेंट क्या होता है, तो डिटर्जेंट जो कपड़े साफ करने के लिए हम लोग भाई देखो गांव वाले जानते होंगे, डिटर्जेंट नहीं, गांव वाले कुछ और ही जानते हैं। सर्फ बोला जाता है हम लोग के तरफ, गांव वाले जो होंगे उनको पता होगा सर्फ। डिटर्जेंट टाउन वाले को पता होगा डिटर्जेंट। ठीक, तो मैं बता दूं सबको डिटर्जेंट क्या होता है। तो कपड़ा साफ करने के लिए डिटर्जेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव तनाव क्या होता है, जैसे जल का जो बूंद है, आप लोग एक बूंद यहाँ पर कहीं पर एक बूंद गिराना। ठीक, तो वो क्या होता है कि एक गोल बन जाता है, जो पानी का बूंद होता है गोल बन जाता है। वो पानी मतलब बिखरता नहीं है। ठीक, बिखरता नहीं है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव अधिक है।
जल के जो अणु है वो एक दूसरे से आकर्षित है, ठीक, यानी कि आकर्षण बल से वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या है कि अधिक है। उसी को क्या करता है डिटर्जेंट, पृष्ठ तनाव को घटा देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है, ठीक। पृष्ठ तनाव क्या करता है कि घटा देता है, उसका जल के अणुओं का आकर्षण बल ये कम कर देता है डिटर्जेंट, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो पानी जो होता है ना वो एकदम मतलब बिखर जाता है। देखिएगा जो डिटर्जेंट डाला हुआ पानी को ऐसे एक बूंद गिराइएगा, वो ऐसा जैसा शुद्ध जल बूंदा बनाता है, जैसे वो गोल टाइप का वो बनाता है, वो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक। डिटर्जेंट वो क्या होगा कि बिखर जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि पानी पतला हो जाए और जो कपड़ा का रेशा होता है अंदर से अंदर जाकर जो उसमें कचरा होता है, मैल होता है, उसको साफ करे, ठीक, गंदगी को साफ करे, इसीलिए ऐसा होता है। तो पृष्ठ तनाव मैंने बता दिया, पृष्ठ तनाव क्या होता है, पानी के अणु एक दूसरे को मजबूती से खींचते हैं, इस खिंचाव के कारण ऊपरी सतह तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, ठीक। जैसे ये पानी का बूंद है, पानी का बूंद देखते होंगे ऐसा होता होगा, ऐसा, ठीक। ये पृथ्वी पर ऐसे पानी का बूंद, ये जो पानी का अणु होता है एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल की तरह खींचे रहते हैं, ठीक। और इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। और जब डिटर्जेंट इसमें घुलता है तो अणु के पानी के बीच का जाकर ये आकर्षण बल को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, ठीक, ताकि अणुओं का खिंचाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव घट जाता है। और कम पृष्ठ तनाव के कारण पानी कपड़े के रेशे के अंदर गहराई तक आसानी से जा जा पाता है, जिससे गंदगी की सफाई होती है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग इस डिटर्जेंट वाला फंडा समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर सवाल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। हाँ, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप लोग को तो पता ही होगा। सबसे पहले देखो केमिस्ट्री में सबसे यही परमाणु पढ़ना है, तो परमाणु से जुड़े हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हर परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है, आप लोग को मैं बता दूं, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो कोई भी परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर परमाणु के नाभिक का भार डिपेंड करता है, क्योंकि परमाणु का भार उसके नाभिक में, सारा भार नाभिक में ही होता है। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो परमाणु के बाहरी कक्षा में ये चक्कर लगाता है, बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, यानी कि वह ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर पूछे धनात्मक या ऋणात्मक तो ऐसे बताना है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक। और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। अब हम बताते हैं कि जो न्यूट्रॉन का खोज किए थे ये चैडविक, ठीक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किए थे। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक और गोल्डस्टीन प्रोटॉन का, गोल्डस्टीन प्रोटॉन का, और थॉमसन जो किए थे इलेक्ट्रॉन का। चलिए ये इधर दिया हुआ है सारी चीजें, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का कण पूछे, ये तीनों कणों में से सबसे हल्का कण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य। और सबसे भारी कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन इससे थोड़ा सा भारी है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन से थोड़ा सा भारी है, तो इस हिसाब से प्रोटॉन सबसे भारी है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को ही कहा जाता है। परमाणु क्रमांक ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन के संख्या को ही कहा जाता है। तो और परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु के द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया, परमाणु के नाभिक पर ही पूरा द्रव्यमान डिपेंड रहता है, यानी कि परमाणु के भार में ही सारा द्रव्यमान निहित रहता है नाभिक में। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और देखो ईंट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयुब के लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। 18 नंबर सवाल है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन ए है व्हीटेकर, ऑप्शन ए है व्हीटेकर, ऑप्शन बी है हैक्ले, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है कोपलैंड। कोपलैंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीटेकर। व्हीटेकर, देखो कार्लोस लिनियस
ये वर्गीकी का जन्मदाता इनको माना जाता है। ठीक, वर्गीकी का जन्मदाता इन्हें यानी कि टेक्सोमी का जन्मदाता किसे माना जाता है? लिनियस को, कार्लोस लिनियस। और व्हिटेकर जो है ये 5 जगत प्रणाली का ये दिए थे। ठीक, 5 जगत वर्गीकरण। तो आइए वर्गीकरण से संबंधित सारी चीजें देखते हैं। तो देखो, जो R.H. व्हिटेकर थे, इन्होंने क्या किया कि 1969 में 5 किंगडम यानी कि 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण दिया। 5 जगत प्रणाली कब? तो 1969 में R.H. व्हिटेकर ने। तो 5 जगत प्रणाली देखो, मोनेरा में जो देखो 5 जगत प्रणाली में कौन कौन है? तो मोनेरा, इनका 5 जगत प्रणाली मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन 5 भागों में इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया, जिनमें मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, ठीक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव को मोनेरा संघ में रखा। उसके बाद ये इसमें एक कोशिकीय यानी कि केंद्रक नहीं होते हैं। जो मोनेरा होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये एक कोशिकीय होते हैं। और आप लोग को पता ही होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव में ही रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जो जीव रहता है उसमें पाया जाता है। तो वो एक कोशिकीय जीव को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और इसमें बैक्टीरिया यानी कि जितने भी वायरस हैं, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जलीय जीव होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक मतलब कि विकसित, इनका जो कोशिका होता है ये विकसित होता है। ठीक, जैसे कि अमीबा, ठीक, अमीबा कौन संघ में आते हैं? तो प्रोटिस्टा में। कवक भी यूकैरियोटिक है और इसमें कोशिका भी थी। कवक की कोशिका भी थी, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भी थी, काइटिन की बनी होती है। ये बार बार पूछता है, कवक की कोशिका भी थी किससे बनी होती है? तो काइटिन से। और इसके एग्जाम्पल है तो मशरूम और ईस्ट यानी कि कवक का उदाहरण है। पादप जगत, ये भी यूकैरियोटिक है। पादप जगत को एक अलग संघ में रखा है। तो ये स्वपोषी और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। पादप जो होते हैं ये सबको पता होगा स्वपोषी होते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और ये पेड़ पौधे। और जंतु जगत यूकैरियोटिक होते हैं। जंतु जगत यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। और ये परपोषी होते हैं। और मनुष्य और सभी जानवर ये जंतु जगत में आते हैं, जंतु जगत में। ठीक, तो ये व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक चीज मैंने बताया था, कैरोलस लिनियस को इनको वर्गीकी का पिता यानी कि टेक्सोमी का फादर कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में जंतुओं के वैज्ञानिक नाम का नींव रखी है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो हॉर्नबिल महोत्सव आप लोगों को पता होगा नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। अब कुछ राज्य के महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, ठीक, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और यह 10 दिन का त्यौहार है। ठीक, नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिन का त्यौहार है। केरल में ओणम, ये फसल उत्सव है। विशु, ये 9 वर्ष का उत्सव है। ओणम और विशु केरल। तमिलनाडु में पोंगल और थाईपुसम। थोड़ा जल्दी में चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। असम में बिहू और अम्बुबाची। थोड़ा आप लोग ध्यान से सारी चीजें आप लोग जो एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है उसको पढ़िएगा, हम शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं। लद्दाख में है लोसार और हेमिस महोत्सव। ओडिशा नुआखाई धनु यात्रा। तेलंगाना में बथुकामा और बोनालू। सिक्किम में लोसुंग सागादावा। मणिपुर में सिरुई लिली और संगाई महोत्सव। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य
और तानसेन समारोह, खजुराहो नृत्य और तानसेन समारोह। राजस्थान में गणगौर और पुष्कर मेला, राजस्थान में गणगौर और पुष्कर मेला। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लोसार और तुरग्या, लोसार और तुरग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेनिस। ठीक, डेविस कप का संबंध टेनिस से है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, ईरानी कप, सीके नायडू ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। फुटबॉल से डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। फुटबॉल से डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। हॉकी से आगा खां कप, ध्यानचंद कप ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, सुल्तान अल्जान शाह कप। उसके बाद है बैडमिंटन, थॉमस कप पुरुष के लिए, उबेर कप महिला के लिए। बैडमिंटन में है थॉमस कप पुरुष के लिए, उबेर कप महिला के लिए। थॉमस कप पुरुष के लिए, उबेर कप महिला के लिए। टेनिस, डेविस कप पुरुष के लिए, बिली जीन किंग कप महिला के लिए। डेविस कप पुरुष के लिए, बिली जीन किंग कप महिला के लिए। गोल्फ, गोल्फ के लिए राइडर कप, वॉकर कप। गोल्फ के कप है राइडर कप और वॉकर कप। ब्रिज, ब्रिज खेल के जो ट्रॉफी है होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफी है और हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ों का रिवाइज हुआ होगा और काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने को मिला हो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।